आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। जनरली इस टॉपिक को आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन यहां आपको बहुत ही बेसिक टर्म्स न्यूक्लिक एसिड की पढ़नी है। जैसे कि हम दो न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए। इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब चाहे न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो या आरएनए हो, न्यूक्लिक एसिड हमेशा 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट होता है दैट इज शुगर। शुगर का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी की बात हमें यहां करनी है। तो न्यूक्लिक एसिड में एक कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा कंपोनेंट होता है हेट्रोसाइक्लिक बेस, और तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो 3 कंपोनेंट होते हैं हमेशा न्यूक्लिक एसिड में। वन इज शुगर, सेकंड इज हेट्रोसाइक्लिक बेस, एंड थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड। अब एक एक करके हम इन सभी कंपोनेंट्स को समझेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है जिसका नाम है, ये है शुगर। जिस शुगर को न्यूक्लिक एसिड में यूज किया जाता है, इसका नाम होता है राइबोज। राइबोज एक 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके फर्स्ट पोजीशन पे CHO ग्रुप अटैच है। ये है सेकंड कार्बन HOH, ये है थर्ड कार्बन HOH, ये है फोर्थ कार्बन HOH, और यह है फिफ्थ कार्बन CH2OH। 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। ये होता है कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। इस कंपाउंड का नाम होता है D प्लस राइबोज। अब इसके नाम में कैपिटल D क्यों आ रहा है? तो ये बात आपको कार्बोहाइड्रेट में समझाई गई थी कि जब भी लास्ट कायल सेंटर में OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर आता है तो इसे बोलते हैं कैपिटल D फॉर्म, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आता तो उसे बोलते हैं कैपिटल L फॉर्म। इसमें प्लस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि राइबोज एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, और जितने भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स होते हैं उनमें हमेशा प्लस साइन दिखाया जाता है। अब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए उस साइकिल में ज्यादा से ज्यादा कार्बन जिनमें कायरल सेंटर है उनको कंपाइल किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कायरल सेंटर उस साइकिल में तभी आ सकते हैं जब बॉन्ड फिजन यहां से होगा। इस पे माइनस, इस पे प्लस, सिमिलरली यहाँ पे बॉन्ड फिजन, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और ये H प्लस इस O नेगेटिव पे जाके अटैक करता है। जब ये अटैक करता है तो कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे बन गया OH, सेम कार्बन HOH, सेम यहाँ पे भी HOH, सेम यहाँ पे भी HO, और हमारे पास है CH2OH। इस कार्बन को इस ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन कर देंगे। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। इस कंपाउंड का नाम होता है अल्फा, अल्फा D प्लस राइबोज। अब इसी अल्फा D प्लस राइबोज की हैवॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि कितने कार्बन या कितने मेंबर्स इस रिंग के अंदर आ रहे हैं। फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर एंड फिफ्थ मेंबर। आप देख रहे हैं टोटल 5 मेंबर्स हैं, जिसमें से एक मेंबर ऑक्सीजन है। तो जब हम 5 मेंबर की रिंग बनाते हैं, ये रिंग कुछ इस तरह से बनाई जाएगी, जिसमें से एक मेंबर हमें ऑक्सीजन को दिखाना है। सभी बॉन्ड्स को हम परपेंडिकुलर फॉर्म में दिखाएंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो लेफ्ट टू राइट होता है उसे अब टॉप टू बॉटम बोला जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट यहाँ पे हमारे पास है HOH, तो अब इसे टॉप टू बॉटम बोलेंगे, दैट इज HOH। अगेन लेफ्ट टू राइट हमारे पास है दैट इज HOH, तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा दैट इज HOH। नेक्स्ट भी है HOH। नेक्स्ट हमारे पास है H एंड CH2OH,
इसमें प्रायोरिटी रूल चलता है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसे ऊपर रखा जाता है, CH2OH एंड H। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। इस कंपाउंड का नाम होता है अल्फा डी प्लस राइबोज। अब इसी तरह हम बीटा फॉर्म को सोचेंगे। हमारे पास है कार्बन चेन, लेकिन इस बार जो CH2 ग्रुप OH में कन्वर्ट होता है, ये OH लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, HOH। सिमिलरली यहां पे भी है HOH, यहां पे भी है HO, यहां पे है CH2OH, और इसके साथ इसे हम अटैच कर देंगे। ये है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और इस कंपाउंड का नाम है बीटा डी प्लस राइबोज। अब इसका हम हैवॉर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। हैवॉर्ड स्ट्रक्चर में सेम ये 5 चेन से मिलकर बना है, क्योंकि ये 5 मेंबर से मिलकर बना है तो इसीलिए हम 5 मेंबर्स इस तरह से दिखाएंगे। ये है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। यहां पे आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो OH एंड H आता है, जिसे हम टॉप टू बॉटम में कन्वर्ट करने वाले हैं। दैट इज OH एंड H, H एंड OH, H एंड OH। दिस इज CH2OH एंड H। ये होता है फिफ्थ कार्बन। कंपाउंड का नाम होता है बीटा डी प्लस राइबोज। अब ये हमने शुगर की नॉलेज ली कि एक न्यूक्लिक एसिड में कौन सा शुगर प्रेजेंट है, दैट इज राइबोज। राइबोज की 2 साइक्लिक फॉर्म बनती हैं, एक होती है अल्फा डी प्लस राइबोज, दूसरी होती है बीटा डी प्लस राइबोज। लेकिन अब इस पे क्वेश्चन बनता है कि डीएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, राइट द नेम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन RNA एंड डीएनए। तो पहले हमें आरएनए के अंदर शुगर बतानी है, फिर डीएनए में शुगर बतानी है। अगर आप अल्फा फॉर्म को देख रहे हैं तो उसमें H ऊपर आ रहा है, जबकि बीटा फॉर्म में OH ऊपर आ रहा है, और जो शुगर आरएनए में प्रेजेंट होती है दैट इज बीटा, बीटा डी प्लस राइबोज। इसका स्ट्रक्चर बना देंगे हम इसी तरह से जैसा अभी हमने सीखा है। यहां पे हमारे पास है OH एंड H, दिस इज HOH, HOH, CH2OH एंड H। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। अब इसी तरह हमें आंसर देना है कि डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है। तो इस स्ट्रक्चर को फिर से बनाते हैं। ये हमारे पास हैवॉर्ड स्ट्रक्चर है। ये है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। यहां पे है OH, यहां पे है H, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे है CH2OH, और यहां पे है H। ये होता है फिफ्थ कार्बन। अब हम सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन को डिलीट कर रहे हैं। हाइड्रोजन एज इट इज है, सिर्फ हमने ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया है, और इंस्टेड ऑफ OH यहां पे सिर्फ H ही रह जाता है। क्योंकि हमने ऑक्सीजन को डिलीट किया, इसीलिए इसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। बाकी कोई चेंज नहीं है, जिस तरह से कंपाउंड का नाम था वैसे ही लिखा जाएगा। दिस इज बीटा डी प्लस, डीऑक्सी कर दिया। कौन सी पोजीशन से किया, दैट इज सेकंड पोजीशन से, तो इसका नाम हो जाता है 2 पोजीशन पे हमने डिलीट कर दिया ऑक्सीजन को, इसीलिए इसे बोल रहे हैं बीटा डी प्लस 2 डीऑक्सी राइबोज। तो आंसर बनता है शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज बीटा डी प्लस 2 डीऑक्सी राइबोज। तो इस तरह से हमारे पास डीएनए की शुगर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुगर कौन सी आरएनए प्रेजेंट होती है उसका स्ट्रक्चर बनाएं, और कौन सी शुगर डीएनए प्रेजेंट होती है उसका स्ट्रक्चर बनाएं।
अब हम सेकंड कंपोनेंट को पढ़ने वाले हैं और सेकंड कंपोनेंट का नाम होता है हेट्रोसाइक्लिक बेसिस। इसको समझते हैं। हेट्रो का मतलब होता है ऐसी साइकिल जिसमें कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट भी आते हैं, उसे हेट्रो कहते हैं। साइकिल का मतलब है क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर है, और बेसिस का मतलब है कि वो जो दूसरा एलिमेंट आना है वो उसकी प्रॉपर्टी लुईस बेस होनी चाहिए। इट मींस उसके अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए। तो हेट्रोसाइक्लिक बेसिस के बारे में क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा? जस्ट आपको नेम लिखने के लिए आते हैं। राइट द नेम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक बेसिस ऑफ प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। तो इसको आंसर आप कैसे याद रखें? हेट्रोसाइक्लिक बेसिस इन डीएनए आर 4 बेसिस होते हैं, और यही चारों बेसिस आपके आरएनए में मिलते हैं। नेम्स आप याद रखेंगे। फर्स्ट बेस का नाम है एडेनाइन। हेट्रोसाइक्लिक बेसिस इन आरएनए आर, यहां भी आपके 4 बेसिस हैं, और इसके भी पहले बेस का नाम होता है एडेनाइन। एडेनाइन को आप कैपिटल ए से दिखा सकते हैं। दूसरे बेस का नाम होता है साइटोसिन। इसको हम कैपिटल सी से दिखाते हैं, और आरएनए में भी ये प्रेजेंट होता है। इसका नाम भी होता है साइटोसिन, जिसे हम कैपिटल सी से दिखा रहे हैं। तीसरे बेस का नाम होता है ग्यूनाइन। इसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और इसका नाम भी होता है ग्यूनाइन। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो फोर्थ बेस होता है, यहां पर इसका नाम होता है थाइमीन। इसे हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, जबकि आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, यहां पे होता है यूरेसिल। इसे हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आता है कि डीएनए आरएनए में डिफरेंसेस बताइए, तो फर्स्ट डिफरेंस आपके सामने है कि आरएनए कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर, whereas डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्योंकि यहां पे सेकंड पोजीशन से हमने ऑक्सिन को डिलीट कर दिया है, और डिलीट करने के इनिशियल्स लिए गए हैं, दैट इज डीई। ऑक्सिन को डिलीट किया गया, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज डीऑक्सी। राइबोज से डिलीट किया है, इसलिए इसका नाम है बीटा डी प्लस 2 डीऑक्सी राइबोज। दूसरा डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक बेसिस का, कि डीएनए के अंदर थाइमीन होता है, जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। तो 2 डिफरेंसेस सफिशिएंट है इस बात को बताने के लिए कि डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। अब हम थर्ड कंपोनेंट को पढ़ने वाले हैं, और जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है किसी भी न्यूक्लिक एसिड का, वो होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट इज फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ओ। यहां पे भी OH है, यहां पे भी OH है, यहां पे भी OH है। तो फॉस्फोरस के ऊपर डबल बॉन्ड O है और तीनों पोजीशन पे OH है। इसको बोल रहे हैं हम H3PO4, और कंपाउंड का नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम आगे अब पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स को सीखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे न्यूक्लियोसाइड के बारे में। ये हमारे पास शुगर का मॉलिक्यूल है, जिसे हमने एक रेक्टेंगल से दिखाया है। क्योंकि हम इसमें बीटा फॉर्म यूज कर रहे हैं, और बीटा फॉर्म में OH ऊपर की तरफ पॉइंटेड होता है, और एज अ रिजल्ट शुगर की 1 पोजीशन पे एक हेट्रोसाइक्लिक बेस जुड़ जाता है। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब भी शुगर मॉलिक्यूल की 1 पोजीशन से हेट्रोसाइक्लिक बेस अटैच हो जाता है, तो इस सेटअप को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब हम न्यूक्लियोटाइड को सीखेंगे। ये शुगर का मॉलिक्यूल है, जिसे हमने एक रेक्टेंगल से दिखाया है। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, जहां पर हमने एक हेट्रोसाइक्लिक बेस को अटैच कर लिया है। अब शुगर की जो 5th पोजीशन होती है,
यहां पर CH2OH होता है, इसके साथ जुड़ने आता है फॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H3PO4। यहां से OH और यहां से H मिलके बनता है H2O और ये फॉस्फेट इस CH2O के साथ जुड़ जाता है। इस सेटअप को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। जब शुगर की 1 पोजीशन से हेट्रोसाइक्लिक बेस अटैच होता है और शुगर की 5th पोजीशन से फॉस्फेट अटैच होता है तो इस सेटअप को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या मेन डिफरेंस है। तो डिफरेंस आपके सामने है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट कंपोनेंट नहीं होता जबकि न्यूक्लियोटाइड में शुगर की 5th पोजीशन से फॉस्फेट कंपोनेंट अटैच्ड होता है। ऑल दो सिमिलैरिटीज क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में दोनों में ही शुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सेकंड सिमिलैरिटी, दोनों के अंदर ही शुगर की 1st पोजीशन से हेट्रोसाइक्लिक बेस अटैच है। तो याद रखें, न्यूक्लियोसाइड के अंदर 2 सिमिलैरिटीज हमें मिलती हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में हमें 2 सिमिलैरिटीज मिलती हैं और दोनों में एक डिफरेंस मिलता है कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है जबकि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। डीएनए का स्ट्रक्चर 2 स्टेजेस में पढ़ा जाएगा। सबसे पहला हमारे पास है स्टेप नंबर 1, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसे हम 1 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी कहते हैं। हमारे पास है शुगर जिसे हम S लिख रहे हैं, ये है हेट्रोसाइक्लिक बेस 1 जिसे हम HB1 लिख रहे हैं और इसकी 5th पोजीशन से अटैच है फॉस्फेट जिसे हम P लिख रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास है फिर से फॉस्फेट, शुगर और इससे अटैच है हेट्रोसाइक्लिक बेस 2। फिर से हमारे पास है फॉस्फेट, शुगर और इससे अटैच है हेट्रोसाइक्लिक बेस 3। इसी तरह हमारे पास है फॉस्फेट, शुगर और यहां से अटैच है हेट्रोसाइक्लिक बेस 4। इन बेसिस का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मे बी एडेनाइन एडेनाइन थाइमीन साइटोसिन या थाइमीन साइटोसिन ग्यूनाइन ग्यूनाइन एडेनाइन थाइमीन, किसी भी ऑर्डर में बेसिस हो सकते हैं। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाता है, इसी तरह यहां भी जुड़ जाते हैं, यहां भी जुड़ जाते हैं, इस तरह से एक लॉन्ग चेन बनती है और इस लॉन्ग चेन को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड चेन। इस चेन के अंदर वो यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ये लिंकेज जिससे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो रहे हैं, इसको बोलते हैं फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज। इसका नाम है फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज, क्योंकि इसी लिंकेज से 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अब इसी तरह हम स्टेप 2 को समझेंगे। इसका नाम है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसे हम 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी कहते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड चेन है वो कुछ इस तरह की चेन होती है, जो दूसरी चेन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसका नाम है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि इस न्यूक्लिक एसिड चेन को हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड चेन। इस चेन में हेट्रोसाइक्लिक बेसिस बाहर निकले हुए हैं। क्योंकि इसमें हेट्रोसाइक्लिक बेसिस बाहर निकले हुए हैं, इसी तरह से हम यहां भी हेट्रोसाइक्लिक बेसिस को बाहर दिखा रहे हैं। लेट्स से यहां पे एडेनाइन है, यहां थाइमीन है, यहां एडेनाइन है, यहां ग्यूनाइन है, यहां एडेनाइन है, यहां साइटोसिन है, यहां थाइमीन है, यहां एडेनाइन है। ये कोई भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन जो भी ऑर्डर होगा दूसरी न्यूक्लिक एसिड चेन में, जिसे हम कंपोनेंट बोल रहे हैं, उस चेन के अंदर हमेशा बेसिस का ऑर्डर
एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। याद रखें एडेनाइन के सामने हमेशा थायमीन आता है और ये दोनों हेट्रोसाइक्लिक बेसिस एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। थायमीन के सामने हमेशा एडेनाइन आता है और ये एक दूसरे के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह से साइटोसिन के सामने हमेशा ग्यूनाइन आता है और ये एक दूसरे के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ग्यूनाइन के सामने हमेशा साइटोसिन आता है, ये एक दूसरे के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से बनाते हैं। तो इसी तरह से हम यहां पे इसे दिखाएंगे। एडेनाइन के सामने है थायमीन, थायमीन के सामने है एडेनाइन, एडेनाइन के सामने फिर थायमीन, ग्यूनाइन के सामने होता है साइटोसिन, एडेनाइन के सामने होता है थायमीन, साइटोसिन के सामने आता है ग्यूनाइन, थायमीन के सामने एडेनाइन, एडेनाइन के सामने आता है थायमीन और साइटोसिन के सामने आता है ग्यूनाइन। अब हम इनके हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाएंगे। इनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, यहां भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। एडेनाइन और थायमीन के बीच में हमेशा दो बॉन्ड्स दिखाने हैं। ग्यूनाइन साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, यहां पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। इसी तरह यहां पे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे दो बॉन्ड और यहां पे तीन बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए कौन सी लिंकेज रिस्पॉन्सिबल होती है? तो आंसर है इस बात का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए कौन सी लिंकेज रिस्पॉन्सिबल है, तो इस बात का आंसर होता है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए कौन से लिंकेज रिस्पॉन्सिबल है, तो इस बात का आंसर होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समटाइम्स हमें एक डीएनए के बेसिस का ऑर्डर दिया जाता है, जैसे कि ऑर्डर है ATG CCT AG CC AT GCCT, और हमें कहा जाता है कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का ऑर्डर बताइए। तो इसके साथ जो न्यूक्लिक एसिड चेन है उसमें बेसिस का ऑर्डर क्या होगा? तो सेम पैटर्न, ए के सामने हमेशा थायमीन आएगा, थायमीन के सामने एडेनाइन आएगा, जी के सामने सी, सी के सामने जी, देन टी के सामने होता है ए के सामने टी, जी के सामने आता है सी, सी के सामने जी, जी टी ए सी जी जी ए। अगर आपको एक न्यूक्लिक एसिड चेन में बेसिस का ऑर्डर पता है तो दूसरे न्यूक्लिक एसिड चेन के बेसिस का ऑर्डर आप बना सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन राइज होता है कि रेप्लिकेशन का क्या मीनिंग है? जब भी एक डीएनए दो डीएनए में कन्वर्ट होता है, अपना रेप्लिका बनाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन? जब एक डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। और अब ये आरएनए न्यू सेल के अंदर जाता है और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो जब भी आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन के नाम से बुलाते हैं। सो आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA। mRNA की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए, tRNA की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर आरएनए, वाइल rRNA की फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल आरएनए। तो इसी के साथ ये टॉपिक ओवर हो जाता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नए टॉपिक की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।